हाँ, welcome to the revision of financing decision chapter. Financing decision chapter, the main purpose of this chapter is कि बिजनेस को जो कैपिटल लाना है वो कैपिटल किस फॉर्मेट में मैंने लाना चाहिए। तो मेरे पास फाइनेंसिंग के लिए ऑप्शंस क्या है, इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस है, पब्लिक डिपॉजिट, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट बेसिकली अपन इस चैप्टर में मेनली फोकस करेंगे इक्विटी एंड डेट के ऊपर। तो इक्विटी डेट के ऊपर तो क्या मैंने डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे ऐसा लगे कि कौन सा प्लान ऑप्शन रहेगा बिजनेस के लिए, कौन सी अच्छी रहेंगे। तो मैंने कैपिटल से सिर्फ इक्विटी से लेना, इक्विटी प्लस डेट लेना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस लेना, अच्छी बात बुरी बात ये सब कैलकुलेट करना है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज तुमको इस चैप्टर में बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला है ईबीआईटी। ईबीआईटी फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग, हाँ, बिजनेस इनकम। वेरी गुड। तो ईबीआईटी दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो नोन एज बिजनेस इनकम एंड जीपी। और इसके बारे में मैं एक सेंटेंस बोलता हूं जो सबको याद होना चाहिए। क्या? अगर एक आधे बिजनेस का कैपिटल सेम है, अब उस कैपिटल के स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो, मतलब डेट, इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, जब तक कैपिटल अमाउंट सेम है ईबीआईटी सेम ही रहेगा। जस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से ईबीआईटी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम है। मैं 10 रुपए की पेन 30 रुपए में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट 20 रुपए। अब ये 10 रुपए आए कहां से? इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंस से, इससे फर्क नहीं पड़ता। 10 की पेन 30 रुपए में ही बिकने वाली है और 20 रुपए का ही प्रॉफिट होने वाला है। एंड द 10 रुपीज इज कमिंग फ्रॉम विच पार्ट और विच सोर्स डजंट मैटर। तो ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज बिजनेस इनकम, सिमिलर टू द जीपी, इट विल रिमेन सेम। ओके, तो ईबीआईटी के बाद अपन आए कि कुछ फॉर्मूलेज है, मे बी वो तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगते रहेंगे पर उन सबका एक बेसिस कॉमन है। अगर वो बेसिस अगर तुमको याद हुआ तो बाकी फॉर्मूलेज तुम एग्जाम में भी क्रिएट कर सकते हो। 100 रुपए अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में डिपॉजिट किए एट द रेट ऑफ 10%, कितने रुपए इंटरेस्ट बोल के मिलेगा मुझे? 10 रुपए। तो इससे एक मैंने बेसिक फॉर्मूला पहले डिराइव किया। व्हाट वाज द बेसिक फॉर्मूला? कि मेरे इनकम जो है, इनकम कैसे मिलती है? 10 रुपए। 10 रुपए कैसे निकाले तुमने? ये 100 इंटू 10%, तो 100 रुपीज को मैं एक नया नाम दे रहा हूं वैल्यू, और 10% को मैं कॉस्ट। तो इनकम इज इक्वल टू वैल्यू इनटू कॉस्ट। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इनकम बाय कॉस्ट। और अगेन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? इनकम बाय वैल्यू। ओके, नाउ अभी इसके अंदर इक्विटी को अगर मैं लेता हूं, किसको? इक्विटी। इक्विटी की इनकम क्या होती है इक्विटी की? हाँ, देखा जाए तो अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोलो, ईबीआईटी माइनस, यू विल गेट माइनस ईएटी माइनस रेफरेंस डिविडेंड, यू विल गेट ईए। एक्चुअल फॉर्मूला इज ईएई होना चाहिए, इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज ईएई। बट अपन चैप्टर के स्टार्टिंग में एक अजम्पशन मानते हैं कि इस चैप्टर में टैक्सेस नहीं है एंड प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, इसके वजह से ईएई ही करेक्ट है। बट इसके वजह से अपन ईबीटी ले लेते क्योंकि टैक्स ही नहीं है। तो ईबीटी ईएटी सेम, और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इसके वजह से ईएटी एंड ईएई सेम। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज, ओरिजिनल फॉर्मूला इज ईएई बाय, बट अपन इसको ईबीटी बोलते हैं। तो ईबीटी कैसा मिलेगा? ईबीटी वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वी स्टैंड फॉर वैल्यू एंड के स्टैंड फॉर कॉस्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा? ईबीटी बाय के, एंड के इज इक्वल टू ईबीटी बाय वी। सेम वे विद द डेट। तो डेट के साथ में क्या कर सकता हूं? डेट का इनकम क्या है? इंटरेस्ट कैसे मिलता? वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। अगर मुझे वैल्यू ऑफ डेट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? वेरी गुड। और अगर मुझे केडी निकालना है तो इंटरेस्ट बाय वीडी। एंड अगर मुझे ओवरऑल बिजनेस का निकालना है, बिजनेस की इनकम क्या होती है? ईबीआईटी।
बिजनेस की इनकम कैसे मिलेंगी? वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू ओवरऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे KO वर्ड इज ओवरऑल कॉस्ट, मतलब पूरे बिजनेस का, एंड VF इज वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT by KO, and KO is equal to EBIT व वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, ये फॉर्मूले समझ गए? ये बोलने के लिए 12 फॉर्मूलेज है या 9 फॉर्मूलेज है, बट ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है। नाउ इसके बाद अपन आए अप्रोचेस के ऊपर। कौन से अप्रोचेस देखे? WACC को अफेक्ट करते हैं और WACC को अफेक्ट नहीं करते हैं। एंड WACC इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज नथिंग बट, ये दूसरा नाम किसको, अगर इसको दूसरा नाम देना है तो KO। तो WACC इज नथिंग बट अ KO। KO को अफेक्ट करते हैं, KO को अफेक्ट नहीं करते। KO को अफेक्ट करने वाले कौन से हैं? NI अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। और नहीं करने वाले नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड M&M अप्रोच। ओके, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है? नेट इनकम अप्रोच बोलता है कि बाय डिफॉल्ट हम अजम्पशन करेंगे। किस चीज का अजम्पशन करेंगे? KD KE कांस्टेंट। और मैंने KD नीचे लिखा है, KE ऊपर लिखा है, क्यों? KE ऊपर KD, हाँ, इक्विटी का कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहता है, तो KD इज ऑलवेज चीपर। तो इसके वजह से KD नीचे, KE ऊपर। और KO, ये थ्योरी क्या बोलता है? नेट इनकम अप्रोच, KD जो कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता है, तो ये है एक्चुअली डेट इक्विटी मिक्स, और ये होता है कॉस्ट। तो NI अप्रोच बोलता है कि KD बहुत सस्ता है, सस्ता होने की वजह से जितना मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में मिक्स करूंगा उतना KO कम हो जाता। तो जितना KO कम, मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म EBIT बाय KO। वेरी गुड। EBIT चेंज होती क्या? नहीं, अपन ने अभी डिस्कस किया कि EBIT विल नेवर चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ये तो कांस्टेंट है। अगर KO कम हो गया तो क्या हो जाएगा? तो फिर इसने क्या बोला शॉर्ट में, कि अगर तुम्हारा डेट मिक्स करते जाएंगे तो KO सस्ता होते जाएगा, KO सस्ता तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, ये ऐसा बोला। फिर इसके अपोजिट NOI अप्रोच आया। NOI अप्रोच ने क्या बोला? ओके, इसके ऊपर लगे एक शॉर्ट क्वेश्चन लेते पहले, नेट इनकम अप्रोच के ऊपर। अगर एग्जाम के अंदर, तो तुमको इसके अंदर KO एंड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने को बोलेंगे। अगर एक आधे क्वेश्चन के अंदर तुमको दिया है EBIT 80,000 दिया है, क्वेश्चन के अंदर लोन है कितना? 8 लाख, एट द रेट ऑफ 12, सॉरी 8 लाख नहीं, ठीक है, इसको 8 लाख कर देंगे सेम। EBIT 8 लाख, और ये 8 लाख एट द रेट ऑफ 12%, ये करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। हाँ, एंड KO, क्वेश्चन ने ही दिया है, KO दिया है 15%। तो तुम मुझे KE, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, KE दिया है 15%, KE 15 दिया है, तो मुझे वैल्यू ऑफ द फर्म एंड KO, ये दो चीजें बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स, कोई जरूरत नहीं इस इंफॉर्मेशन की। ओके, गाइड करो, क्या करना पड़ेगा? लेस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? 96,000, 96,000 होगा तो क्या मिलेगा?
ईबीटी कितना, 7,04,000 का ईबीटी मिल जाएगा। अगर ईबीटी एक बार मिल गया है तो मैं वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल सकता हूँ। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ईबीटी बाय के ई। ईबीटी 7,04,000, के ई 15, बोलो कितना, 4, इतना था वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाल सकते हैं अपन, नहीं नहीं सॉरी, तो पहले वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट 8 लाख दे आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट पता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों को 549333 एंड क्यू कैसा मिलता है, ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। करो ये, ईबीआईटी 8 लाख डिवाइडेड बाय दिस, 14.56%। ओके, तो ये 14.56 आ जाता, तो ये हो गया केओ। तो केओ देखो ये केडी एंड केई के बीच में रहना चाहिए, तो अपने डायग्राम में भी वैसा था, तो ये फ्लो में तुमको निकालना पड़ेगा। तो जनरली नेट इनकम अप्रोच में तुमको केओ या वीएफ पूछेंगे। फिर उसके जगह आया नेट ऑपरेटिंग इनकम। अभी नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बोलता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलता है कि ये अजम्पशन ही गलत था कि तुम बोल रहे कि केडी के ई कांस्टेंट, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलता है के ई कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। डेट अगर तुम्हारे बिजनेस में आएगा तो ओनर को रिस्क फील होगी, रिस्क फील होगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, के ई बढ़ जाएगा, तो केडी कांस्टेंट, के ई बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली केओ कांस्टेंट हो जाएगा, तो केओ कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में एनओआई केस में तुमको के ई निकालने को बोलेंगे, वीई एंड के। तो अभी इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैसा आएगा, तुमको पूछेंगे कि ईबीआईटी सपोज 10 लाख, ईबीआईटी 10 लाख, लोन अमाउंट है सपोज 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, एंड तुमको एग्जाम में केओ दे देंगे। अगर केओ अगर मैं बोलता हूं द केओ इज 22%, तो तुमको निकालना है के एंड वीई कितना, तो बोलते जाओ। ईबीआईटी पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बोलो, 5 लाख का 20%, 1 लाख, तो ईबीटी कितना आता है, ईबीटी आता है मेरा 9 लाख। ईबीटी से मैं क्या निकाल सकता हूं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या चाहिए, ईबीटी बाई के, क्या है अवेलेबल, कुछ भी नहीं है, नहीं निकलता। आप वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट कैसे मिल, इंटरेस्ट, तो ये 5 लाख तो दिया वाला है, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म ईबीआईटी बाय केओ, ईबीआईटी दिया है 10 लाख एंड केओ दिया है 22, बोलो 4, ये है। ओके, वैल्यू ऑफ फर्म पता है, वैल्यू ऑफ डेट पता है, क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है 40,45,454, तो अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, ईबीटी पता है, तो क्या निकल सकता, के, बोलो ईबीटी बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी एग्जाम में तुमको इसके अंदर केओ देंगे, केडी देंगे और ये डेटा देंगे, और तुमको क्या पूछेंगे, के एंड वी पूछेंगे, और एनआई अप्रोच के अंदर वी एफ एंड केओ पूछेंगे। फिर ये एनओआई अप्रोच होने के बाद, एनओआई अप्रोच ने क्या बोला, जैसा डेट पोर्शन बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, केई बढ़ेगा, केओ रिमेन कांस्टेंट। फिर आया ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा बोलता है कि तुम्हारे इसमें केडी जो तुम बोल रहे हो कि कांस्टेंट रहता है वो गलत है, केडी कुछ हद तक ही कांस्टेंट रहता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा जैसा डेट पोर्शन आता है वैसा वैसा रिस्क बढ़ता है, तो केई भी बढ़ जाता है। एंड तुम्हारा जो केओ है कि स्टार्टिंग में कम होगा, बाद में कांस्टेंट रहेगा और बाद में वो भी बढ़ जाएगा, तो केई केडी केओ एंड में सब बढ़ जाते हैं। इसमें 3 फेजेस है, पहला फेज एनआई, दूसरा
NOI और तीसरा, ये तीनों भी बढ़ रहा है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा बोलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में तुमको ज्यादा कुछ नहीं देंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर तुमको 3 चीजें ऐसे बता के देंगे कि डेट का पोर्शन इतना है, 10 लाख पहले, इसमें 0%, 25%, 50%। तो 3 कंडीशन देंगे, तीनों कंडीशन के हिसाब से तुमको केओ निकालने को देंगे। तो जैसा अपन ने यहाँ पे किया था एनआई अप्रोच में, उसी तरीके से तुमको ट्रेडिशनल अप्रोच में भी करना है। फिर एनआईटी एनओआई होने के बाद फिर अपन आए एमएडएम अप्रोच। एमएडएम अप्रोच बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर बहुत इजी है। एमएडएम अप्रोच क्या बोलता है कि तुम्हारा केओ रिमेन्स कांस्टेंट। तुम्हारे डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट से फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना भी डेट का पोर्शन लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन केस डेट लाने की वजह से तुम्हारे शेयर मार्केट में तुम्हारी वैल्यू चेंज हो गई या कम हो गई, तो तुम क्या करना चाहिए, बाइंग सेलिंग करके उसका वैल्यू सेम हो जाता है। एग्जाम्पल किसका दिया था मैंने, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। हाँ, टेस्ला एंड टाटा मोटर्स। तो टेस्ला कंपनी एंड टाटा मोटर्स, तुम टेस्ला को बोल दिए लोन लेके आओ, वैल्यू बढ़ जाता, वैल्यू बढ़ भी गया, पर लोगों ने क्या किया, शेयर का वैल्यू बढ़ते ही बेच दिए। बेच देने की वजह से वैल्यू कम भी हो गए, और किसके खरीदे, टाटा के। तो टाटा का वैल्यू बढ़ गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, सेम वैल्यू पे आ गया। तो बेसिकली डेट लाने की वजह से तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके केस में तुमको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब ऐसा आता है कि इन्वेस्टर अगर एक कंपनी के शेयर्स बेच के दूसरे कंपनी के अगर खरीदता है तो क्या होगा। सपोज ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ईबीआईटी दिया, ईबीआईटी दिया है सपोज दोनों के केस में 1 लाख, 1 लाख। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे सपोज 10,000 एट द रेट ऑफ 10%, और यहाँ पे है ही नहीं। और तुमको क्या देंगे इसके अंदर, नहीं होल्डिंग नहीं, केओ। ठीक है, अगर तुमको केओ दिया वाला है, केओ दिया है 15%, 15% के ही देना चाहिए शायद। क्या देते थे देखो एक बार, के ही देते थे शायद। एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, हाँ के ही दिया रहता, के ई तुमको दिया रहता था कि के ई यहाँ पे सपोज 15% है, और यहाँ पे है 14%। तो ऐसा कुछ अगर देंगे तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि कौन से इसका बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा है, वैल्यू ऑफ द फर्म तुमको निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म के किसके लिए, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट क्या है, 10%, अगर इंटरेस्ट दे रहा है 10%, 1 लाख, और यहाँ पे 0। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलती है, ईबीटी बाय के, ईबीटी बोलो 90,000 बाय 15%, 6 लाख, और यहाँ पे 1 लाख बाय 14%, 7,285। तो इसका था 7 लाख और इसका था 7,14,285। तो ये आता, तो किसका फर्म का वैल्यू ज्यादा है, बी का। तो तुमने क्या करना चाहिए, इसके सेल करना चाहिए, और इसके क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। तो इस हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ द शेयर्स। ओके, यहाँ पे लफड़ा हो गया, उल्टा वाला हो गया। हम्म, इसको 14.5% करो, कितना आता देखो। हाँ ये बराबर है। हाँ, तो इसके किस में आता 6,89,655। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जिसका फर्म का वैल्यूएशन, हाँ, इसको सेल करेंगे और इसको बाय करेंगे।
तो तुमको एग्जाम में दिया रहेगा कि 10% होल्डिंग है, अगर नहीं दिया तो तुम अजम्पशन कर लो 10% होल्डिंग है। तो इसके वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 6 लाख। इसका 10% मतलब तुम्हारे पास बेच के कितने आएंगे? 60,000। तो 60,000 तुमको सेल करके आएंगे। सेल करने के बाद तुम बाय किसका करेंगे? इसका। पर इसमें बाय करने के लिए रिस्क सेम है क्या? नहीं है। रिस्क सेम करने के लिए तुम क्या करेंगे? लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लोन है और इसमें लोन नहीं है। रिस्क मैच करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10%। तो 10% कितना आता? 10,000। तो 10,000 एट द रेट ऑफ 10% बाय करेंगे। तुम्हारे पास कितने रहेंगे? 70,000 रहेंगे। तो 70,000 में इसके कितना स्टेक आता है? करो 70,000 बाय 6,89,655। 10.15%। तो 10.15% स्टेक तुमको आ जाएगा। अभी इसके अंदर कितना है तुम्हारे पास? 10.15। तो 1 लाख का 10.15 मतलब कितनी इनकम बीइंग अ शेयर होल्डर मिलेगी? 1 लाख इंटू 10.15, 10,000। और इसके केस में 10% थी, तो तुमको कितना मिलता था? 90,000 का 10%, 9,000 माइनस इंटरेस्ट इसका 1,000। तो 150 का आर्बिट्रेज प्रॉफिट। इसका मतलब ऐसा है कि जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको बेच के, जिसका वैल्यू कम है उसको खरीद के तुम सेम रिस्क रख के एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। और उल्टा रहा तो बोरो की जगह तुमको लेंड करना पड़ेगा और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े रहेंगे। ये सब अप्रोचेस होने के बाद एम एंड एम में टैक्स अप्रोच एक आया है, एम एंड एम विथ टैक्स। एम एंड एम विथ टैक्स के अंदर है ना दो तीन चीजें एम एंड एम ने बोली। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस लोन अमाउंट इनटू टैक्स रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस फर्म में लोन होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, और जितना इंटरेस्ट ज्यादा उतना इनकम कम, इनकम कम टैक्स कम। तो उसको टैक्स कम होने की वजह से टैक्स में सेविंग होती है, उसको टैक्स शील्ड मिलती है। तो टैक्स शील्ड मिलने की वजह से उसका प्रेजेंट वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो ये आता है लोन अमाउंट इनटू टैक्स रेट। तो ये एम एंड एम विथ टैक्स वाला है, ठीक है। और विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स अगर मैं बोलता हूं तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। एम एंड एम ने और एक दो चीजें बोली है। विथ टैक्स के अंदर जब है तो केई क्या हो जाता है? ईएटी बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इसमें होती है ईबीटी बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड एम ने और एक चीज बोली है। क्या बोली है? कि अगर तुम्हारे इसके अंदर डेट 0% और इक्विटी 100%, उस सिचुएशन पे केई केओ सेम होते हैं और वही केओ निकलते जाएगा। तो एम एंड एम ने तीन चार चीजें बोली। तो एग्जाम में अंदर तुमको एम एंड एम विद टैक्स या विदाउट टैक्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तुमको सब शांति से कंपेयर करके निकालना है। तुमको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने को बोलेंगे, केओ निकालने को बोलेंगे एंड के निकालने को बोलेंगे। तो वो तो तुमको मिल जाएगा। सिर्फ केओ का एक बड़ा फॉर्मूला लिख के दिया है। व्हाट इज केओ का बड़ा फॉर्मूला? केई इंटू बाय डी प्लस ई प्लस केडी इंटू डी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई। बट अगर विथ टैक्स रहा तो यहाँ पे तुमको 1 - टैक्स रेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट। अगर विथ टैक्स रहा था, विदाउट टैक्स रहा तो सेम। तो तुमको इससे आ जाएगा। तो ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर वॉज क्वाइट इजी। उसने ऐसा बोला था कि ये सब अप्रोचेस छोड़ दो, तुमको अगर डिसीजन ही लेना है तो ईपीएस नहीं तो मार्केट प्राइस देखो, जिसमें ईपीएस ज्यादा वो ऑप्शन ले लो। और अगर ईपीएस नहीं है तो एमपीएस निकालने की कोशिश करो। तो उसमें एक फॉर्मूला आया था, एमपीएस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ, तो तुमको एक पीई एक नाम का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज एमपीएस बाय ईपीएस। तो इससे मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं, पीई इंटू ईपीएस। व्हाट इज पीई? प्राइस अर्निंग रेशियो, कितने साल में तुम्हारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, या इनकम का कितना टाइम्स तुम्हारा मार्केट वैल्यू है। तो पीई रेशियो, इससे तुम एमपीएस निकाल सकते हो। तो एग्जाम में तुमको बाकी डिटेल दे देंगे। तुमको एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, यू विल गेट ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड
EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यू विल गेट EPS, फिर PE, फिर मिलेगा MPS। तो तुमको ये फॉर्मेट में सॉल्व करना है, जिससे जो ज्यादा आया वो कर लो। बट इसमें एक ट्रिक है, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इनकम टैक्स के स्लैब रेट के जैसा है, कि अप टू 2.5 लाख ये इंटरेस्ट रेट, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, तो वो तुमको उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है, तो तुमको जम जाएगा। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट अपन ने और पढ़े हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय टैक्स रेट। तो बेसिकली ये ऐसा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे इक्विटी शेयरहोल्डर को कुछ नहीं मिला तो भी चलता है, बट कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है। तो ये फॉर्मूले से तुमको फाइनेंशियल ब्रेक इवन मिल जाएगा। और दूसरा आता है ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट। ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट, व्हाट इज ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट? ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे दो फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस सेम है। मैंने डिसीजन लिया कि भाई ईपीएस निकालो, जिसका जो आ जाओ वो प्लान ले लो। मेरे पास दो तीन प्लान है। एक प्लान है कि 100% इक्विटी, प्लान 2 है कि 50% इक्विटी 50% डेट, प्लान 3 है 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन तीनों में से कौन सा प्लान अच्छा है? तो ईपीएस निकाल के डिसीजन ले सकते हैं, बट मुझे ये जानना है कि कौन से लेवल पे दोनों प्लान सेम है। तो इसके लिए एक ईपीएस का एक छोटा सा फॉर्मूला बना के दिया है। क्या है? EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड बाय। तो ये ऐसा सॉल्व करके यहाँ पे ईबीआईटी तुमको क्या रखना है? एक्स रखना है, क्योंकि ईबीआईटी तो तुमको ढूंढना है। ठीक है, तो एक्स सपोज आया 10,000, तो इसका 10,000 का मतलब ऐसा होता है कि 10,000 अगर इनकम रही तो प्लान ए एंड बी का ईपीएस सेम है। तो 10,000 के नीचे कोई तो एक अच्छा रहेगा और 10,000 के ऊपर एक अच्छा रहेगा। और कैसा निकालना? मैंने बोला ईबीआईटी 0 रख के देखो, तो उसके नीचे वो प्लान अच्छा, उसके ऊपर वो प्लान अच्छा। ओवरऑल चैप्टर तुमको एग्जाम के अंदर 5 से 10 मार्क का वेटेज आने की संभावना है। इसके अंदर कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मैं शांति से अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट करता हूँ, एनआई, एनओआई, एमएडएम, ट्रेडिशनल, ये 4, एमएडएम विद टैक्स 5वां, फिर आता है तुमको ईपीएस के कैलकुलेशंस वाला, तो ईपीएस के कैलकुलेशन वाला 6, और फिर ईपीएस के बाद आता है तुम्हारे फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ईपीएस इन डिफरेंस। 7 टाइप के क्वेश्चंस है। अगर तुम 7 टाइप के ये क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको ये चैप्टर बेसिकली आ जाएगा। एग्जाम के पहले या रिवीजन करते समय तुमको ये ध्यान रखना है कि हर टाइप का एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करे विथ टाइम लगा के, प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन के अंदर तुमको शॉर्टकट्स, फॉर्मूलेज पूरा लिखना है और विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर एक आधा टाइप नहीं होता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट्स करेंगे, नोट्स में से ही बहुत कुछ आ जाएगा। सो डोंट पैनिक योरसेल्फ, मॉड्यूल एंड नोट्स इज इनफ। ओके, चलेगा।